गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग फरजाना, मोनी, दीपक। गुड इवनिंग सभी को। और आप सभी का नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत आपकी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की शानदार डिजीज, दिस इज द सीओपीडी। लास्ट क्लास में अपन ने सीओपीडी के बारे में कुछ एमसीक्यू कवर किए थे। यहां से कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने कवर किया था, कुछ एमसीक्यू और आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, जहां से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। वो सब चीजें अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार साथ के साथ क्लास को लाइक कर दो, सभी बच्चों तक शेयर कर दो जिनका टारगेट है केजीएमयू जीएमसीएच। यस, गुड इवनिंग सभी को। प्रीति, कनिका, दीपाली, सुदेश, बहुत से बच्चे अपने साथ जुड़ चुके हैं। और एक बार क्लास को साथ में शेयर करो और चैट सेक्शन में बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे रिलेटेड टू द सीओपीडी। क्या क्या एक्सरे फाइंडिंग्स अपने को देखने को मिलेगी इस डिजीज के अंदर, कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा जो हम यहां पर प्रेफर करेंगे। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन क्या होने वाले हैं सीओपीडी की कंडीशन में। यस, गुड इवनिंग सभी को। और आ जाइए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार एमसीक्यू के साथ। ओके, क्लियर सर। ओके, चलिए, थैंक यू मोनी। आओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सीओपीडी के बारे में हमने लास्ट क्लास में सिम्टम्स तक पढ़ लिया था, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की थी। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने कहा था कि सीओपीडी के अंदर आपका कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक क्या होता है, दिस इज द स्पायरोमेट्री। और स्पायरोमेट्री के अंदर मैंने आपको दो वैल्यू बताई थी, दिस इज द FEV1 और FVC। चलिए, एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे, जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। बड़ा ही सिंपल एमसीक्यू कि मिस्टर राम इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया एंड सीओपीडी। मिस्टर राम है जिसको डायग्नोसिस है क्या, न्यूमोनिया और सीओपीडी। द फिजिशियन ऑर्डर एन ऑक्सीजन थेरेपी। इस पर्सन को क्या एडवाइस की गई है, ऑक्सीजन थेरेपी एडवाइस की गई है। और ऑक्सीजन थेरेपी अगर एडवाइस की गई है तो ऐसी कंडीशन में हमें पूछा है इस पर्सन के लिए मोस्ट कंफर्टेबल मेथड क्या होगा। इस पर्सन के लिए मोस्ट कंफर्टेबल मेथड क्या होगा फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी, फॉर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन थेरेपी। आपके ऑप्शन है, दिस इज द एनआरबीएम, नेजल केनुला, इसके अलावा नेजल कैथेटर और पार्शियल रीब्रीदर मास्क। चलिए, पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर दोनों ही अलग अलग होते हैं। दोनों के बारे में अपन ने बात की थी जब अपन ने ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड क्लास हुई थी अपनी रिसेंटली। हाँ, इस सेशन की शुरुआत, इस केजीएमयू जीएमसीएच के प्रिपरेशन की शुरुआत अपन ने ऑक्सीजन थेरेपी से की थी। हाँ, उस क्लास में अपन ने ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी बात की थी, कौन सा डिवाइस बेस्ट यूज करते हैं, कौन सा मोस्ट कॉमन यूज करते हैं और कौन सा मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस होता है। चलिए, यहां सीओपीडी की नर्सिंग एक्शन से कुछ पॉइंट जहां से स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, उन पॉइंट्स की अपन बात करना चाहेंगे। सीओपीडी के अंदर मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन बनता है ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड, नर्सिंग एक्शन का क्वेश्चन बनता है O2 थेरेपी से रिलेटेड। और O2 थेरेपी की जहां बात आती है तो वहां अपन कहते हैं कि सीओपीडी में अपन O2 देते हैं लो फ्लो थेरेपी। हमेशा पर्सन को जो थेरेपी एडवाइस करेंगे वो लो फ्लो थेरेपी एडवाइस करेंगे। और लो फ्लो थेरेपी का मतलब है कि हमें पेशेंट का क्या मेंटेन करना है, SpO2 मेंटेन करना है बच्चों। और SpO2 कितना मेंटेन करना है, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, दिस इज 88 to 92%। इस पर्सन के अंदर में 88 से 92% सेचुरेशन मेंटेन करूंगा। अब यहां से दो एमसीक्यू बनते हैं, आ जाइए सुनना ध्यान से। यहां से दो एमसीक्यू बनते हैं। पहला बनता है कि आपका मोस्ट कॉमन डिवाइस कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन डिवाइस कौन सा होता है, मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस कौन सा होता है। इसके अलावा मैं कहता हूं मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस कौन सा होता है, ऐसा डिवाइस जो सबसे ज्यादा सुविधाजनक है, ऐसा डिवाइस जिसके साथ पेशेंट बोल सकता है, खाना खा सकता है, घूम फिर सकता है, ऐसा डिवाइस इज द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस। चलो आगे सुनो। इसके अलावा मैंने कहा कि दिस इज द लेस एंजाइटी, ऐसा डिवाइस जो लेस एंजाइटी कोज करता है। यस, और इन सभी बातों का एक आंसर है, दिस इज द नेजल प्रोंग।
है ना। दिस इज द नेजल प्रोंग, या जिसे अपन नेजल केनुला के नाम से जानते हैं। नेजल प्रोंग या नेजल केनुला को अपन मोस्ट कॉमनली यहां पर यूज करते हैं। चलो इसके बाद सुनो, नेजल प्रोंग हमेशा वैसे लो फ्लो ऑक्सीजन के लिए ही काम में लिया जाता है। इसमें हमने पहले पढ़ रखा है 1 से 6 लीटर पर मिनट अपन क्या देते हैं पेशेंट को, O2 देते हैं। 1 to 6 लीटर अपन पेशेंट को O2 दे सकते हैं। हाँ मैक्सिमम बताइए, नेजल केनुला की बात कर रहा हूं, सीओपीडी की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? नेजल केनुला की। इसके अलावा बच्चे मैंने कहा 24 से लेके 44% तक FiO2 डिलीवर करता है। हाँ ये दिस इज द नेजल केनुला। लेकिन अगर सीओपीडी है तो मोस्टली अपन 1, 2, 3 लीटर प्रीफर करते हैं। लेकिन मेन फोकस किसके ऊपर होगा? SpO2 के ऊपर होगा, पेशेंट के ऑक्सीजनेशन के स्टेटस के ऊपर होगा कि पेशेंट के अंदर सेचुरेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सेचुरेशन मेंटेन हो रहा है तो कितना मेंटेन करेंगे? तो दिस इज द 88 से लेके 92%। 92 से ऊपर अगर गया तो आपकी हाइपोक्सिक ड्राइव क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। हाइपोक्सिक ड्राइव क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। चलो दूसरी बात करता हूं कि मैंने कहा एक डिवाइस तो अपन यूज करते हैं, दिस इज द नेजल प्रोंग। चलो दूसरा डिवाइस जो अपन यूज करते हैं यहां पे वो होता है अपना वेंचुरी मास्क। हाँ जी बच्चों, दूसरा डिवाइस जो यूज करते हैं वो होता है अपना कौन सा मास्क? दिस इज द वेंचुरी मास्क। अब वेंचुरी मास्क क्या काम करता है साहब? वेंचुरी मास्क से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ चलो आगे आ जाओ। वेंचुरी मास्क से आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीओपीडी के अंदर बेस्ट मेथड कौन सा है, तो बेस्ट मेथड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? वेंचुरी होगा। मोस्ट कॉमन पूछा है तो आपका आंसर अलग होगा, बेस्ट में आपका आंसर क्या होगा? अलग। यस वेरी गुड इवनिंग रेबल। हाँ जी बच्चों, क्लास को साथ के साथ लाइक करो और शेयर करने में कंजूसी तो बिल्कुल ना करो, है ना। हाँ उन सभी बच्चों तक साथ शेयर किया करो जिनका भला आप चाहते हो। हाँ क्या नहीं सर, हम केवल अपना भला चाहते हैं, बाकी किसी का नहीं चाहते, है ना। हाँ वेंचुरी मास्क बेस्ट मेथड है। चलो इसके अलावा पूछा जाता है प्री फिक्स O2 या प्री साइज O2 प्रोवाइड करता है। प्री फिक्स O2 या प्री साइज O2 प्रोवाइड करता है। पहले से जितना फिक्स कर रखा है उतनी फिक्स O2 की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करने वाला डिवाइस कौन सा है अपना? दिस इज द वेंचुरी मास्क। दिस इज द वेंचुरी मास्क। तो एग्जाम में ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा। बेस्ट पूछा है या क्या पूछा है? हाँ आपको मोस्ट कॉमन पूछा है। चलो ये तो ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड आपका नर्सिंग एक्शन हुई। इसके बाद आते हैं सीओपीडी में अपना काम है पोजीशन देना कि इस पर्सन को, हाँ मैं सीओपीडी की कंप्लीट नर्सिंग एक्शन की बात कर रहा हूं। आपने रिसेंटली प्री का एग्जाम दिया होगा, आपने रिसेंटली मेंस का एग्जाम दिया होगा और आपने देखा होगा कि आपकी सीओपीडी एक ऐसी डिजीज है जिससे दोनों तीनों एग्जाम के अंदर आपको रिसेंटली क्वेश्चन देखने को मिले और क्वेश्चन जो आते हैं वो सीओपीडी के नर्सिंग मैनेजमेंट से ज्यादा पूछे जाते हैं। आ जाओ बात करते हैं और क्या क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों क्वेश्चन बनता है पोजीशन, कि पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे। तो अपन कहते हैं आपकी सबसे सूटेबल पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थोपेनिक पोजीशन होती है, सबसे बेस्ट पोजीशन। हाँ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थोपेनिक पोजीशन होती है। और ऑर्थोपेनिक के लिए मैं कहता हूं दिस इज द, हाँ दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। इस पोजीशन में जब आप बैठते हो तो आपका हाथ आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, आप कार्डियक टेबल के ऊपर झुके हुए रहते हो और इस पोजीशन को कार्डियक टेबल पे होने के कारण कार्डियक पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ कार्डियक पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। लीन फॉरवर्ड, इसके अंदर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा और आगे की तरफ झुक जाएगा, इससे डबल सपोर्ट मिलेगा, एक पीछे से एक आगे से, पेशेंट को ज्यादा कंफर्ट फील होगा। याद करो हमने कल पढ़ा था कि इस डिजीज के अंदर पेशेंट के अंदर क्या होता है? एक्सर्शनल डिज्निया होता है। तो ज्यादा एक्टिविटी नहीं करवानी है। अगर ज्यादा एक्टिविटी करवाओगे तो पर्सन में डिज्निया डेवलप होगा। सोचो कि सर कंफर्टेबल तो इसके अलावा कौन सी होती है? सेमी फाउलर होती है, पीछे सहारा लेके बैठने में भी बड़ा मजा आता है। लेकिन सेमी फाउलर क्यों नहीं देते? सुनना ध्यान से, इस पोजीशन में बंदा सेमी फाउलर है, इस पोजीशन में बंदा क्या है? सेमी फाउलर।
अब इस पर्सन को आ रहा है प्रोडक्टिव कफ, मैं कहूं बढ़िया पीछे की तरफ लेटा हुआ था, प्रोडक्टिव कफ आएगा, बार बार कहां आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और बार बार आगे आना पड़ेगा तो पर्सन की एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, फैटिक ज्यादा होगा, तो हमें बार बार आगे ना आना पड़े, इससे अच्छा है आगे झुका के बिठा दो। इसके अलावा दूसरी पोजीशन में दे देता हूं हाई फाउलर पोजीशन। अगर आपको ऑप्शन में ऑर्थोपेनिक ना मिले तो सेकंड पोजीशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, दिस इज द हाई फाउलर। और अगर हाई फाउलर भी ना मिले, हाँ अगर हाई फाउलर भी ना मिले तो फिर अपन कॉमन सी बात कहते हैं, दिस इज द हेड एंड एलिवेशन, दिस इज द हेड एंड एलिवेशन। ऐसी कोई भी पोजीशन अपने सेलेक्ट नहीं करनी है, ऐसी कोई भी पोजीशन अपने को सेलेक्ट नहीं करनी है जहां पेशेंट सुपाइन रहे, प्रोन रहे, लेटरल रहे, वो कोई भी पोजीशन अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे। पहली प्रायोरिटी ऑर्थोपेनिक को देंगे, सेकंड हाई फाउलर को देंगे, और वो भी नहीं है तो फिर अपने क्या कर दो, हेड एंड का एलिवेशन कर दो। चलो तो ये पोजीशन अपन प्रीफर करते हैं। पोजीशन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, इसके बाद आ जाओ, इसके बाद और क्या कराओगे बच्चों, तो हम इसे करवाएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्या करवाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर पहली एक्सरसाइज होती है, दिस इज द डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। हाँ पर्सन को बोलेंगे डीप ब्रीथ करो, और डीप ब्रीथ के साथ साथ क्या करो, कफ करो। पेशेंट को एडवाइस करेंगे डीप ब्रीथ और साथ में क्या, कफिंग। इसके अलावा सेकंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपन एडवाइस करेंगे, दिस इज द कौन सी, हाँ दिस इज द पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। आ जाओ, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग क्या होती है, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जहां से रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आओ सुनो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, सुनो कि सर हमने पढ़ रखा है यहाँ पर मुंह से सांस छोड़ना है ना, हाँ, और मुंह से सांस छोड़ने के साथ साथ क्या करना है, होठों को बंद रखना है। लेकिन हमें पूछा जाता है कि पर्स लिप ब्रीदिंग करवाने से पहले पेशेंट को पोजीशन कौन सी दोगे। अगर मुझे पर्स लिप ब्रीदिंग करवानी है तो मैं इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करता हूं, बढ़िया सीटिंग पोजीशन। पेशेंट को कहूंगा कि तुम्हें पहले किस में बैठना है, सीटिंग पोजीशन में बैठना है। सीटिंग पोजीशन में बैठने के बाद तुम्हें क्या करना है, नॉर्मली इनहेल करना है। ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली इनहेल करना है, हाँ नॉर्मली तुम्हें क्या करना है, इनहेल करना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सेल विद पर्स्ड लिप, एक्सेल विद पर्स्ड लिप। पर्स्ड लिप का मतलब है होठों को बंद करके सांस छोड़ना है। हाँ पहले बढ़िया सिटिंग पोजीशन देंगे, सिटिंग पोजीशन देने के बाद में कह देता हूं आप क्या कर दोगे, हाँ बढ़िया नॉर्मली इनहेल कराओ। एक्सेल जब कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, पर्स्ड लिप से एक्सेल करेगा। अब पर्स्ड लिप से क्यों करेगा, तो सुनो ध्यान से, ये पर्सन का एयरवे था। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब पर्सन सांस लेता है तो हवा अंदर तो जाती है, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आती है तो रास्ते में क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। और ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो कंप्लीट हवा बाहर नहीं आ पाती। कंप्लीट हवा बच्चे अगर बाहर नहीं आ पाएगी तो हम कहते हैं ये हवा के बाहर निकलने का रास्ता था, और ये पेशेंट के होठ थे। इन होठों को अपन ने क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। अगर ये लिप्स पूरा बंद है, ये लिप्स को हमने ब्लॉक कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हवा बाहर निकलने के लिए क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगाएगी तो प्रेशर किस पे लगेगा, दीवारों पे लगेगा, और ये दीवारें क्या होगी, डायलेट होगी। तो अपने को एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्स लिप ब्रीदिंग का पर्पज क्या होता है। तो पर्पज में मैंने कहा एक तो एयरवे को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा तो दीवारें डायलेट होगी, और डायलेट होगी तो मैं कहूंगा CO2 का एलिमिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। आओ हमने कहा पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, और इस पर्स्ड लिप ब्रीदिंग में मैंने कहा कि पर्सन के अंदर क्या करता है, इंक्रीज एयरवे प्रेशर, आपके अंदर एयरवे के प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दूसरा और क्या करता है, तो हम कहते हैं हाँ डिक्रीज द फैटिग। एक बंदा जो बेचारा हाँ परेशान होके सांस ले रहा था, डिज्निया कर रहा था, एयर हंगर शो कर रहा था, उस आदमी को हमने बोल दिया कि तुझे क्या करना है,
हाँ, उस आदमी को अपन ने बोल दिया कि तुझे केवल और केवल सीटिंग पोजीशन में बैठे रहना है और तुझे केवल क्या करनी है, पर्स लिप ब्रीदिंग करनी है। हाँ, तुझे बढ़िया सीटिंग पोजीशन में बैठ के धीरे 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 एक्सेल करना है, तो उसका फेटिक अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। चौथा काम, सॉरी थर्ड काम मैंने कहा कि क्या करता है, डायलेट द एयरवे, आपके एयरवे को क्या कर देगा बच्चे, डायलेट कर देगा। चलो इसके अलावा क्या कर देगा, प्रमोट, एयरवे डायलेट होगा तो CO2 का एलिमिनेशन क्या होगा, प्रमोट CO2 एलिमिनेशन। ये चारों के चारों काम कौन करता है, आपका पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करता है। चारों काम कौन करता है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इसके अलावा सुनो ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट और मेन पर्पज ऑफ पर्स लिप ब्रीदिंग। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग का मेन पर्पज क्या है, और आपको यही चारों ऑप्शन दे दिए कि सर आपने तो चारों बताए थे, लेकिन इन चारों में से भी मेन पर्पज क्या है। यस, अगर यही चारों ऑप्शन है तो काम तो चारों करती है, लेकिन इन चारों में से आपका मेन पर्पज क्या है। हाँ, आने दो चैट सेक्शन में रिप्लाई। गुड इवनिंग मुस्कान। हाँ, गुड इवनिंग मुस्कान। और ये रविवार की शाम और पूरे जोश के साथ आ जाओ। हाँ, पूरे जोश के साथ है। हाँ, आगे बहुत सी चीज़ें ऐसी आने वाली है, हाँ, जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो लास्ट तक बने रहना। हाँ, लास्ट तक अपन इस COPD का आज कंप्लीट एंड करेंगे, इसके बाद COPD से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। यस, आ जाओ। तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सर सी। हाँ, सुदेश ने कहा सी, दीपा ने कहा हाँ सी। ओके, इसके अलावा मोस्ट ऑफ बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं, भावना, कनिका, अंजलि, दीपाली, शाबाश, है ना। और मेन पर्पज हमारा एयरवे को डायलेट करना नहीं है। यस, प्रीति निर्मल, हमारा मेन पर्पज एयरवे को डायलेट करना नहीं है, हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है, दिस इज द CO2 एलिमिनेशन। हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है, CO2 एलिमिनेशन। हाँ, अपन जो पर्स लिप ब्रीदिंग करते हैं, एयरवे को डायलेट करना अपना पर्पज नहीं है। एयरवे डायलेट करने के लिए तो ब्रोंको डायलेटर दे सकते थे, हाँ, लेकिन पर्स लिप ब्रीदिंग इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपकी CO2 का एलिमिनेशन क्या हो, ज्यादा हो। CO2 का एलिमिनेशन क्या हो, ज्यादा। इसलिए हम कहते हैं कि पर्स लिप ब्रीदिंग में IE का रेशियो, IE रेशियो क्या है, IE रेशियो बच्चों इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का रेशियो, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का रेशियो। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो सांस लेने में आपको टाइम लगता है 1 से लेके 1.5 सेकंड, 1 to 1.5 सेकंड का ड्यूरेशन लगता है इंस्पिरेशन में, हाँ, ड्यूरेशन होता है इंस्पिरेशन का, एंड 2 से 3 सेकंड का ड्यूरेशन होता है किसका, एक्सपीरेशन का। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया। जो बंदा 1 सेकंड में सांस लेता है वो 2 सेकंड में सांस छोड़ देता है, और जो बंदा हाँ 1.5 सेकंड में सांस लेता है वो 3 सेकंड में सांस छोड़ देता है। इसका मतलब जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, 1:2 होता है। कब, नॉर्मल कंडीशन में। किसकी बात बताई है मैंने, नॉर्मल कंडीशन की। लेकिन अगर किसी पर्सन को पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करवाएंगे, हाँ, अगर किसी पर्सन को पर्स्ड लिप ब्रीथ करवाएंगे तो पर्स लिप ब्रीदिंग के अंदर जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यहां पर हमने एक्सपीरेशन के टाइम को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। अरे ऊपर यही तो लिखा था कि स्लोली एक्सेल करना है, और वो भी किससे एक्सेल करना है, पर्स्ड लिप से। तो पर्स्ड लिप से स्लोली एक्सेल करना है। हाँ, यस, डायलेट एयरवे होगा तभी तो CO2 एलिमिनेट होगा, है ना। ऐसे तो होठ बंद होंगे तभी तो एयरवे डायलेट होगा। हाँ सुदेश, ऐसे तो मैं कहूँ कि होठ बंद होंगे तभी तो एयरवे डायलेट होगा। हाँ, पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में बैठेगा तभी कंफर्टेबली कर पाएगा। यस, लेकिन जो मेन आउटकम अपना है, क्या आउटकम अपन देखना चाहते हैं, वो आउटकम क्या है, CO2 का एलिमिनेशन, है ना। COPD के अंदर मैंने बताया था मेन दिक्कत क्या है, CO2 है। तो हमारा मेन पर्पज जो है, हम चाहते ये है कि किसी भी तरह करके CO2 बाहर आ जाए। केवल एयरवे डायलेट करवाना होता तो बढ़िया ब्रोंको डायलेटर देते, क्यों खुद परेशान होते और क्यों पेशेंट को परेशान करते। ओके, हाँ, तो हमारा मेन जो टारगेट है वो मेन टारगेट क्या है, दिस इज द CO2 एलिमिनेशन। ओके सुदेश, कोई डाउट, चलो फिर आ जाओ आगे। हाँ,
आ जाओ आगे। मैंने कहा पर स्लिप ब्रीदिंग के अंदर आपका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे, 1:3 हो जाएगा। चलो हाँ, हमने कहा स्लोली क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। तो ये दूसरी एक्सरसाइज थी। पहली मैंने कही डीप ब्रीदिंग करवाते हैं, दूसरी मैंने कही पर स्लिप ब्रीदिंग करवाते हैं, और तीसरी करवाते हैं बच्चे कौन सी, हफ कफिंग। कौन सी करवाते हैं, हफ कफिंग करवाते हैं। और हफ कफिंग में क्या करते हैं, हाँ पेशेंट को एडवाइस करते हैं, एडवाइस द पेशेंट, एडवाइस द पेशेंट टू, एडवाइस द पेशेंट टू इनहेल नॉर्मली, कि नॉर्मली क्या करे, इनहेल करे, बेंड फॉरवर्ड, हाँ आगे की तरफ थोड़ा सा झुके, है ना, एंड हाँ फिर क्या कर दे, फोर्सफुली कफ, फोर्सफुली कफ, फोर्सफुली कफ 2 to 3 टाइम। हाँ 2 से 3 बार क्या करे, फोर्सफुल कफ करे। यस 2 से 3 बार क्या करे, फोर्सफुली कफ करे। यस दीपाली, है ना, हाँ दिस इज द CO2 एलिमिनेशन। आ जाओ, मैंने कहा कि हफ कफिंग का मतलब है कि सबसे पहले पेशेंट को क्या कहेंगे कि हाँ नॉर्मली इनहेल करना है, आगे झुकना है, और फिर फोर्सफुली क्या करना है, कफ करना है। यस आप देखोगे कि अगर हम एक सांस में अगर मैं 2 से 3 बार कफ करता हूं, दिस इज हाँ, तो मुश्किल से 2 बार 3 बार मैक्सिमम कर पाओगे, 3 बार के बाद आप कफ नहीं कर पाओगे, और 3 बार के बाद अगर आप कफ नहीं कर पाओगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके अंदर क्या हो रही है, सारी की सारी CO2 बाहर आ रही है। कफिंग का मतलब क्या है, अपने फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं। फोर्सफुली एक्सेल अगर कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में सारी की सारी CO2 कहां आ जाती है, बाहर आ जाती है। चलो तो हाफ कफिंग, हाफ कफिंग का भी मेन पर्पज क्या होता है, दिस इज द प्रमोट CO2 एलिमिनेशन, प्रमोट CO2 एलिमिनेशन। हाँ तो हम ये एक्सरसाइज भी करवाते हैं। चलो क्वेश्चन सुनो मेरा, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर COPD। COPD वाले पर्सन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, COPD वाले पर्सन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है। यस अगर किसी पर्सन को COPD है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, आपका ऑप्शन है हाफ कफिंग, आपका ऑप्शन है डीप ब्रीदिंग, आपका ऑप्शन है दिस इज द पर स्लिप ब्रीदिंग। हाँ 3 एक्सरसाइज अपन ने पढ़ी है, इन तीनों में से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, इन तीनों में से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, किसके लिए, COPD वाले पेशेंट के लिए। यस जल्दी आने दो चैट सेक्शन में। हाँ इन तीनों में से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, तीनों ऑप्शन आपके सामने है, दिस इज द हाफ कफिंग, हाँ दिस इज द पर स्लिप ब्रीदिंग, एंड दिस इज द डीप ब्रीदिंग। हाँ तो सबसे कम फेटिक पेशेंट कहां होता है, हाँ अगर मैं कहूं कि डीप इनहेल करके 2-3 बार कफ करेगा तो उसे फेटिक होगा, तो फेटिक वाला काम अपने को नहीं करवाना है। साथ में CO2 का एलिमिनेशन करवाना है, और एलिमिनेशन करवाना है तो हमारी सबसे बढ़िया एक्सरसाइज कौन सी होगी, पर स्लिप ब्रीदिंग होगी। तो पर स्लिप ब्रीदिंग के साथ में ये भी मेंशन कर लेना बेस्ट एक्सरसाइज, अगर COPD के लिए पूछे सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है तो दिस इज द हाँ पर स्लिप ब्रीदिंग। चलो इसके अलावा COPD वाले पर्सन में हम क्या कर सकते हैं, हाँ COPD वाले पर्सन में और क्या कर सकते हैं बच्चे, तो हम कर सकते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। यस इसके अंदर सिक्रेशन को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, यस बताइए चैट सेक्शन में। हाँ जी आ जाओ चैट सेक्शन में, चेस्ट फिजियोथेरेपी करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है। यस पर स्लिप ब्रीदिंग जो है वो क्या करेगी, लेस फैटिक करेगी, लेस फैटिक, फैटिक को कम करेगी, तो पर्सन के अंदर एक्सर्शनल डिज्निया होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। या CPT करेंगे, CPT के अंदर अपन टेक्निक काम में लेते हैं, दिस इज द परक्यूशन, परक्यूशन के बाद अपन करते हैं वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के अलावा क्या करते हैं, पोस्चुरल ड्रेनेज करते हैं। क्या करते हैं, दिस इज द पोस्चुरल ड्रेनेज। ये 3 काम अपन करवाते हैं। पोस्चुरल ड्रेनेज करवाने के लिए अपन किसको यूज करते हैं, ग्रेविटी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, ग्रेविटी को। ग्रेविटी का मतलब है कि आपका जो, हाँ जो आपका लोब है, जिस लोब का पोस्चुरल ड्रेनेज करना है, पोस्चुरल का मतलब ही क्या होता है बच्चे, पोजीशन के बेसिस पे ड्रेन करना। अगर मैं कहूं मेरे अपर लोब से निकालना है तो मुझे सिटिंग पोजीशन लेनी पड़ेगी, लोअर लोब से निकालना है तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो जिस लोब से आपको सिक्रेशन रिमूव करने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या दोगे, पोजीशन दोगे। चलो परक्यूशन क्यों करते हैं, तो परक्यूशन करते हैं टू लूजन द सिक्रेशन। परक्यूशन करने का पर्पज क्या है, टू लूजन द सिक्रेशन, की सिक्रेशन को क्या करना है, लूज करना है। वाइब्रेशन क्यों करते हैं, टू हाँ
टू मोबिलाइज द सिक्रेशन, ताकि सिक्रेशन को क्या करवा सके अपन, मोबिलाइज करवा सके। यस, जो सिक्रेशन है उन सिक्रेशन को मोबिलाइज करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। यस, वेरी गुड, जैसे कि मैं आप सबके ऑप्शन देख पा रहा हूं। हाँ, 2 आवर आफ्टर मील, 2 आवर बिफोर मील, खाना खाने से 2 घंटे पहले करना है ना। हाँ, बेस्ट की बात आती है तो अपन कहते हैं एक तो होता है 2 आवर बिफोर मील, खाना खाने से 2 घंटे पहले। हाँ, ऐसा क्यों भाई साहब, हाँ, खाना खाने से पहले क्यों करना है, यस, खाना खाने के 2 घंटे पहले क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन, एंड 2 आवर आफ्टर मील, 2 आवर आफ्टर मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटा खाना खाने से पहले और 2 घंटा खाना खाने के बाद अपन सीपीटी करते हैं। इसके अलावा अपन कब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं, है ना। इसके अलावा कब कर सकते हैं, नियर बेड टाइम कर सकते हैं, नियर बेड टाइम कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन में अपन बेस्ट कहते हैं कि 3 कंडीशन में अपन बढ़िया सिक्रेशन को बाहर कर सकते हैं। 2 आवर बिफोर मील का पर्पज क्या है, हाँ, 2 आवर बिफोर मील का पर्पज क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सीपीटी करते हैं तो बढ़िया परक्यूशन करोगे, पोजीशन दोगे, सिक्रेशन बाहर आएंगे, तो पेशेंट में जब ज्यादा स्पुटम आता है तो उसके टेस्ट सेंसेशन खराब हो जाते हैं, है ना। सीपीटी करने के बाद पेशेंट थक जाएगा, और थक जाएगा तो उसका खाना खाने का मन नहीं करेगा। दूसरा, हाँ, कनिका, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन खाना खाने के बाद होता है, खाना खाने के पहले एस्पिरेशन का कोई काम है नहीं है। पहले इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिक्रेशन बाहर आएंगे, टेस्ट बड पे लगेंगे, तो पेशेंट का जो टेस्ट है वो थोड़ा खराब होगा, खराब होगा तो उसका खाना खाने का मन नहीं करेगा। दूसरा, पेशेंट फेटिग हो जाएगा, थक जाएगा, थक जाएगा तो उसका खाना खाने का मन नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं एटलीस्ट 2 घंटे का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में कफ वफ हो हुआ के काम खत्म हो जाएगा। हाँ, पेशेंट को बढ़िया माउथ वॉश करवा के अपन क्या कहते हैं, हाँ, बढ़िया खाना खिला सकते हैं। इसलिए खाना खाने से 2 घंटे पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद क्यों, ये है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। हाँ, ये है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। खाना खाते ही अगर आपने सीपीटी कर दी, हाँ, खाना खाते ही अगर आपने सीपीटी कर दी तो निकाल सिक्रेशन और कहीं से रहे थे, है ना। हाँ, निकालना कहीं और से चाहते थे और निकल कहीं और से गए, है ना। हाँ, निकाल रहे थे लंग्स वाले, निकल गए कौन से, स्टोमक वाले, तो एस्पिरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग इसलिए करते हैं ताकि सुबह सुबह हमें अच्छे खासे सिक्रेशन मिलते हैं। ओके ओके कनिका, हाँ, चलो, सुबह सुबह इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लंग्स भरा हुआ मिलता है, अच्छे खासे सिक्रेशन मिलते हैं, पेशेंट में एक बार में काफी सिक्रेशन बाहर आ जाएंगे। दूसरा, मैंने कहा नियर बेड टाइम इसलिए करते हैं ताकि एक बार का एयरवे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। नियर बेड टाइम इसलिए करते हैं ताकि एक बार का एयरवे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। हाँ, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, ओके, हाँ, डोंट वरी, यस, सही बताया है आपने। चलो आ जाओ आगे। मैंने कहा कि खाना खाने के बाद इस सॉरी नियर बेड टाइम इसलिए करते हैं, पेशेंट थक जाएगा, थक जाएगा तो बढ़िया नींद लेने का उसका मन करेगा, नींद अच्छी आएगी। दूसरा, रात को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी सिक्रेशन के कारण। अगर रात को सोते टाइम नहीं करोगे तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में सिक्रेशन के कारण बेचारे की नींद टूट सकती है। चलो, तो ये सारी की सारी बातें थी किससे रिलेटेड है, सीपीटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, सीपीटी। हमने कहा 3 टेक्निक होती है, परक्यूशन, वाइब्रेशन एंड पोस्चुरल ड्रेनेज। दीज आर द नर्सिंग एक्शन ऑफ सीओपीडी। आ जाओ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन यहां से हमने शुरुआत किया था और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने तुम्हें मोस्ट ऑफ नर्सिंग एक्शन बता दिए कि एक सीओपीडी वाले पर्सन में नर्सिंग एक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आ जाओ, तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस कौन सा होगा। कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे थे तो शायद आई थिंक अब एग्जैक्ट आंसर आएगा कि मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस कौन सा है। हाँ, दिस इज द नेजल कैनुला। मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस कौन सा है, दिस इज द नेजल कैनुला। एनआरबीएम अपन यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हाई फ्लो O2 देता है। पार्शियल रीब्रीदर नहीं करते हैं क्योंकि ये हाई फ्लो O2 देता है। इसके अलावा नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर में कैथेटर को 10 सेंटीमीटर तक इंसर्ट किया जाता है, किसके अंदर है, इन द नोस्ट्रिल, एक नाक के अंदर। हाँ, ये इतना बड़ा नेजल कैथेटर होता है। हाँ, भावना भावना कह रही है सी, है ना, भावना मोस्ट कंफर्टेबल पूछा है ना। हाँ, वेरी गुड, आ जाओ, सही, शाबाश। हाँ, तो इतना बड़ा नेजल कैथेटर होता है और इसे पूरा का पूरा नाक के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये कहां से कंफर्टेबल हो सकता है। दूसरा, नेजल कैथेटर आज के टाइम में काम ही नहीं लेते, ये ट्रेडिशनल मेथड था और इस ट्रेडिशनल मेथड को फिर नेजल कैनुला ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया।
चलो, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर ए क्लाइंट विद सीओपीडी। एक सीओपीडी का बंदा है और उसके अंदर सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हाँ, एक सीओपीडी का पेशेंट है और इस सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, इस सीओपीडी में सबसे अच्छा तरीका क्या है? यस, ऑप्शन आपके सामने। हाँ, ये बात हम कर चुके हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है ना? नॉन रीब्रीदर मास्क, ये तो हमने कह दिया कौन सा है? हाई फ्लो का है। कौन सा है? हाई फ्लो का। इसके अलावा सिंपल फेस मास्क अपन यूज नहीं करते हैं। दो ही थे, एक कैनुला था, कैनुला इज मोस्ट कॉमन, वेंचुरी मास्क इज द बेस्ट मेथड, वेंचुरी मास्क इज द बेस्ट मेथड। बताओ मोस्ट कॉमनली कौन से कलर का वेंचुरी मास्क यूज करोगे? हाँ, मोस्ट कॉमनली कौन से कलर का वेंचुरी मास्क यूज करोगे? ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है कि आपसे ये क्वेश्चन कर सकूं कि मोस्ट कॉमन कलर का कौन सा होगा। अगर कोई पर्सन है सीओपीडी, उसमें बेस्ट तो पूछा है, लेकिन बेस्ट भी कौन से कलर का होगा? हाँ, बेस्ट भी कौन से कलर का होगा? हाँ, बेस्ट मास्क कौन से कलर का होगा? क्या सर, कलर कोडिंग तो भूल गए हम। हाँ, अभी लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कलर कोडिंग बताई थी, सबकी FiO2 बताई थी, सबकी फ्लो रेट बताई थी। हाँ, सबकी फ्लो रेट के बारे में भी अपन ने बात की थी। और अपन कहते हैं कि सीओपीडी के अंदर कैसा डिलीवर करते हैं? लो फ्लो करते हैं। हाँ, सीओपीडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन कैसी देंगे? लो फ्लो देंगे। और मैंने कहा था कि इस वेंचुरी मास्क जो होते हैं, उन वेंचुरी मास्क को, हाँ, रेड और ग्रीन, मुस्कान, बस इसी जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, रेड और ग्रीन कहां से आ गया? यस, वेंचुरी मास्क रेड कलर। दिव्या, दिव्या रेड कलर वाला याद करो, अपन ने कलर लिखा था BWOYRG, है ना? हाँ, BWOYRG, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड और ग्रीन। मैंने कहा था कि इन मास्क को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। BWO ये तो कैसे हैं? लो फ्लो के। YRG ये कैसे हैं? हाई फ्लो के। मैंने कहा था आजकल जो मॉडिफाइड वेंचुरी मास्क आ रहे हैं उसमें दो ही वाल्व आते हैं, है ना? एक लो फ्लो वाला, एक हाई फ्लो वाला, है ना? लो फ्लो वाला है वो किसका मिक्सर है? BWO का। BWO मतलब ब्लू व्हाइट और ऑरेंज का। और ब्लू व्हाइट और ऑरेंज कितनी FiO2 डिलीवर करते हैं? तो हमने कहा था 24, 28 और 32 करते हैं। इनकी FiO2 कितनी होती है? 24, 28 और 32 होती है। और आगे वालों की लगभग 36, 40 और 60 होती है। तो हमें हमेशा लो फ्लो देनी है। और सबसे कम कौन सी देगा? ब्लू वाला देगा। सबसे कम कौन सी देगा? ब्लू। तो हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमन डिवाइस जो अपन कलर यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन जो कलर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? ब्लू कलर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर में जो फ्लो रेट रहती है वो कितनी होती है? 2 लीटर पर मिनट होती है। कितनी होती है? 2 लीटर पर मिनट। और यही बात अपन ने कल की क्लास में की थी कि 2 लीटर पर मिनट वाला ही डिवाइस यूज करना है, 1 से 2 लीटर देनी है ना? सेचुरेशन अगर दिया है तो फिर कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर केवल सिंपल पूछा है कि मोस्ट कॉमन क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन होगा फिर क्या? दिस इज द ब्लू डिवाइस। वेरी गुड दीपा, कि 2 लीटर पर मिनट ब्लू से देते हैं, तो ब्लू से देते हैं तो आपका वेंचुरी मास्क कौन सा होगा? ब्लू वाला होगा। चलो शाबाश। तो याद रखना बेस्ट मेथड कौन सा है और मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है। चलिए आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक बंदा है जिसे सीओपीडी है और उसके अंदर क्या हो गया है? सेकेंडरी पोलीसाइथेमिया हो गया है। पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो गया है? दिस इज द सेकेंडरी पोलीसाइथेमिया। बड़ी अच्छी चीज है। विच नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी इंक्लूडेड द प्लान ऑफ केयर बिकॉज ऑफ द पोलीसाइथेमिया। अब हमें यहां पर पूछ रहा है क्या? हाँ, ये नमस्कार किधर हो रहा था? हाँ, मैं कहता हूं ना, ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छा फायदा यही है ना? हाँ, इधर यूट्यूब चल रहा है, मिनिमाइज किया, नमस्कार कहीं और चल रहा है। हाँ, आ जाओ। चलो सुनो ध्यान से। मैंने कहा द प्लान ऑफ केयर बिकॉज ऑफ पोलीसाइथेमिया। यहां हमें सीओपीडी की नर्सिंग एक्शन नहीं पूछ रहा है, यहां हमें किसकी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है? पोलीसाइथेमिया की। कि अगर किसी पर्सन को पोलीसाइथेमिया है तो उसमें आपका प्लान ऑफ केयर क्या होगा, या आपका केयर प्लान क्या होगा? और ऑप्शन दिया है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिएट रिलेटेड टू द ब्लड लॉस। ब्लड लॉस के कारण फ्लूइड वॉल्यूम का क्या हो जाना? डेफिसिट हो जाना। इंपेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस के कारण इंपेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन।
एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिज्निया, है ना, डिज्निया से रिलेटेड क्या हो रही है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है। इसके अलावा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सप्रेस्ड इम्यून रेस्पॉन्स, कि पेशेंट का जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो क्या हो गया है, सप्रेस हो गया, और इम्यून रेस्पॉन्स सप्रेस होने के कारण उसमें इन्फेक्शन की रिस्क क्या है, ज्यादा है, इन्फेक्शन की रिस्क क्या है, ज्यादा। कुछ बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, हाँ, कुछ बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं। चलो, एक बात अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है ना, सीओपीडी में क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये मतलब पता है कि पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी ज्यादा हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया में प्लेटलेट ज्यादा हो जाती है, यानी कुल मिला के अपन कहते हैं अपनी सारी की सारी सेल क्या हो गई है, ज्यादा। साइथेमिया, साइथो वर्ड लिया गया है सेल से, पोली मतलब है ज्यादा। अब यहां पर सेल ज्यादा होने के कारण क्या केयर प्लान बन सकता है, तो इनमें से वो चीजें जो हम हटा सकते हैं, है ना, हटाने वाली चीज है क्या, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस हुआ ही नहीं तो कहां से ब्लड लॉस वाला केयर प्लान बन सकता है साहब, नहीं बन सकता। इम्यून सिस्टम का यहां कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया हुआ है, सेल ज्यादा हुई है, इम्यून सिस्टम का यहां कोई रोल नहीं है। दो ऑप्शन बचते हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा टिके हुए हो, कुछ बच्चे सी की तरफ, कुछ बच्चे बी की तरफ। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिज्निया एंड इंपेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। जब किसी पर्सन में पॉलीसाइथेमिया होता है, सेल ज्यादा होती है, तो थ्रोम्बस बनने की रिस्क क्या रहती है बच्चे, ज्यादा रहती है। आओ इस बात को समझते हैं कि क्या पॉलीसाइथेमिया होता है और कैसे होता है ना। पॉलीसाइथेमिया वो भी कौन सा, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। अपन कहते हैं जब आपकी बॉडी में क्या होगा बच्चे, हाइपोक्सिया होगा। जब आपकी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होगा, और वो भी कौन सा हाइपोक्सिया, क्रोनिक हाइपोक्सिया, कि लंबे टाइम से बढ़िया हाइपोक्सिया चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, हाँ, क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया में जब हाइपोक्सिक ब्लड पहुंचेगा किसके पास, किडनी के पास। किसके पास पहुंचेगा, किडनी के पास। किडनी के पास पहुंचेगा तो किडनी के अंदर पाई जाती है रेपोज सेल। कौन सी सेल पाई जाती है, रिपोज सेल, रीनल इरिथ्रोपोइटिन सेल। सी विल बी रिलेटेड टू सीओपीडी। यस, वेरी गुड दीपाली। सी सीओपीडी से रिलेटेड है, और बी किससे रिलेटेड है, पॉलीसाइथेमिया से। और अपने को पूछा भी किसका है, पॉलीसाइथेमिया का पूछा है। अपने को पूछ भी किसके बारे में रहा है, पॉलीसाइथेमिया के बारे में पूछ रहा है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। आओ सुनो, रिपोज सेल, रिपोज का मतलब है आर फॉर रीनल, ई फॉर ईपीओ, ईपीओ का मतलब है इरिथ्रोपोइटिन सेल। ये जो रिपोज सेल है वो क्या सीक्रेट करती है, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। और ये सारा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हाइपोक्सिया के अंदर चल रहा है अपना कंपनसेशन। क्या चल रहा है, कंपनसेशन। अरे जब सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो अपनी सेल बॉडी को सिग्नल देती है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, तो बॉडी को लगता है कि ऑक्सीजन को लेके जाने वाली कौन है, आरबीसी। तो अपन आरबीसी के नंबर बढ़ा दो, अपन इरिथ्रोपोइटिन रिलीज कराओ, जिससे आरबीसी बढ़ेगी, और आरबीसी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने कहा रिपोज सेल क्या सीक्रेट करती है, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। आगे सुनो, इस इरिथ्रोपोइटिन में मैं कहता हूं कि इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो 90% कहां से आता है, किडनी से आता है। 90% कहां से आता है, किडनी से, और 10% कहां से आता है, लीवर से आता है। चलो, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज हुआ, ये इरिथ्रोपोइटिन किसके पास जाएगा, बोन मेरो के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, बोन मेरो के पास। बोन मेरो में अलग अलग कॉलोनी होती है, और ये बोन मेरो में मेनली अफेक्ट करता है किसको, माइलोइड प्रोजिनेटर को। किसको अफेक्ट करता है, माइलोइड प्रोजिनेटर को अफेक्ट करता है, और वहां से क्या हो जाता है, इंक्रीज सेल प्रोडक्शन। तो सर ये माइलोइड प्रोजिनेटर क्या है, तो बच्चे अपने बोन मेरो के अंदर पीएचएससी सेल होती है, और उसमें दो प्रोजिनेटर होते हैं, एक माइलोइड और एक लिम्फोइड। लिम्फोइड जो होता है वो लिम्फोसाइट बनाता है, और माइलोइड सारी की सारी सेल बनाता है। माइलोइड से क्या बनती है, आरबीसी बनती है। माइलोइड से आपकी सारी की सारी ग्रेनुलोसाइट बनती है। माइलोइड से आपकी क्या बनती है, प्लेटलेट बनती है, और माइलोइड से ही मोनोसाइट बनती है। केवल लिम्फोसाइट नहीं बनती। तो लिम्फोसाइट वाले को नहीं करता है, किसको करता है, केवल और केवल है, हाँ, माइलोइड प्रोजिनेटर को। और इससे सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर क्या हो गया, पॉलीसाइथेमिया हो गया।
अरे पॉलीसाइथेमिया का मतलब है कि आपकी जो हीमेटोक्रिट की वैल्यू है वो मोर देन 60% हो गई है। हीमेटोक्रिट कितना हो गया है? मोर देन 60% हो गया है। चलो क्या सर ये हीमेटोक्रिट क्या होती है? यस, मेगा कैरियोसाइट फॉर प्लेटलेट, है ना। हीमेटोक्रिट सुनो, चलो इतनी बात समझ में आई। यस, चैट सेक्शन में बताओ। मैंने कहा क्रोनिक हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिक ब्लड किडनी के पास जाएगा, किडनी की इरिथ्रोपोइटिन वाली सेल एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट होगी तो बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगी, बोन मेरो स्टिमुलेट होगी तो सेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज द आरबीसी का लेवल ज्यादा। हाँ, ब्लड सेल प्लूरीपोटेंट होती है या प्लूरीपोटेंट? प्लूरीपोटेंट होती है बच्चे। चलो यस, आगे आओ, आगे सुनो ध्यान से। हाँ, इसके बाद आओ, मैंने बोला हाँ हीमेटोक्रिट क्या होता है। हमने कहा पॉलीसाइथेमिया कब बोलेंगे? जब हीमेटोक्रिट का लेवल 60% से ज्यादा हो जाएगा। अब सर हीमेटोक्रिट क्या होता है? तो बच्चे मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में मैंने 100 ml ब्लड भर दिया। इस डब्बे में मैंने क्या भर दिया? 100 ml ब्लड भर दिया। यस, इसमें पूरा का पूरा 100 ml ब्लड पड़ा है। अब आपको पता होगा कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ब्लड के अंदर एक तो होता है प्लाज्मा, और एक क्या होती है? ब्लड सेल होती है। एक क्या होती है? ब्लड सेल। और ब्लड सेल में मोस्ट कॉमन कौन होती है? आरबीसी होती है। जितनी ब्लड सेल होती है उसका 99% तक कौन होती है? आरबीसी होती है ना। हाँ, दिस इज द आरबीसी, नंबर ऑफ पैक्ड आरबीसी, जिसे अपन पीसीवी के नाम से भी जानते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने कहा जो आपकी ब्लड सेल है, इस ब्लड सेल में सबसे ज्यादा कौन है? 99% आपकी आरबीसी है। अब 100 ml ब्लड जो है, इस 100 ml ब्लड में से हाँ 45 ml कौन होती है? आरबीसी होती है। 45 ml आरबीसी, या मैं कह सकता हूं ब्लड सेल होती है, और बचा हुआ 55 ml क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अरे 100 ml मैंने टोटल कंटेंट लिया, 100 ml में से 55 ml तो क्या हो गया? हाँ, 55 ml तो क्या हो गया? दिस इज द हाँ प्लाज्मा। और बचा हुआ 45 ml क्या हो गया? आरबीसी, ब्लड सेल हो गई। और इस 45 ml ब्लड सेल में से मैं कह देता हूं 99 यानी लगभग 44 ml कौन होती है? आरबीसी होती है। इस 45 में से 44 ml कौन होती है? आरबीसी। और इसी को अपन कहते हैं हीमेटोक्रिट। क्या कहते हैं? हीमेटोक्रिट कहते हैं। और हीमेटोक्रिट की डेफिनेशन आप ये कह सकते हो कि द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, हाँ द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन 100 ml ब्लड, इन 100 ml ब्लड की 100 ml ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी है, उसे आप क्या कहते हो? हीमेटोक्रिट कहते हो। या इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं बच्चे। किस नाम से जानते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। चलो डन। तो मैंने कहा हीमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम दोनों एक ही चीज है। 100 ml ब्लड के अंदर आरबीसी कितना है उसे अपन कह देते हैं दिस इज द हाँ दिस इज द दिस इज द पीसीवी या हीमेटोक्रिट। अब आओ वापस इस डायग्राम की तरफ आओ। मैंने कहा कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये आरबीसी 60 ml से ज्यादा हो जाए, ये जो आरबीसी है अपनी वो 60 ml से ज्यादा हो जाए बच्चे, तो प्लाज्मा अपने आप क्या हो गया? कम हो गया। अरे सोच के देखो, आरबीसी ज्यादा हो गई, आरबीसी ज्यादा होगी तो 100 ml में मैं कहूं 60 ml अगर आरबीसी है तो पानी कितना बचा? प्लाज्मा कितना बचा? 40 ml। और पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं 60 से ऊपर जाने पे हो सकता है 65 हो, 70 हो, है ना। तो प्लाज्मा बहुत ज्यादा कम हो गया। प्लाज्मा बहुत ज्यादा कम हो गया तो बताओ खून गाढ़ा होगा या पतला होगा? हाँ, खून विस्कस होगा या डाइल्यूट होगा? आपका जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? यस, चैट सेक्शन में आने दो तुरंत रिप्लाई। अगर मैं कहूं किसी पर्सन के अंदर, यस अगर मैं कहूं किसी पर्सन के अंदर हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ गया है तो उसके कारण ब्लड की विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? उसके कारण ब्लड की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या सर ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। खून अपना ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा सॉरी। और खून अगर ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़े खून के अंदर थ्रोम्बस बनने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। गाढ़े खून में थ्रोम्बस बनने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा। और थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं क्लोट फंस जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं थ्रोम्बस बन जाएगा और थ्रोम्बस बनने के कारण क्लोट बन जाएगा और ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर देगा। तो ये सारी की सारी कहानी किसके रिलेटेड है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि हमारा मेन डायग्नोसिस क्या होगा? दिस इज द इंपेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन।
कहीं पर अगर थ्रोम्बस फंसा तो टिश्यू का परफ्यूजन प्रॉपर नहीं होगा, कहीं पर भी अगर थ्रोम्बोसिस हुआ तो थ्रोम्बोसिस के कारण टिश्यू का परफ्यूजन प्रॉपर नहीं होगा। तो जब जब पॉलीसाइथेमिया होता है तो पॉलीसाइथेमिया में इंपेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन हो सकता है। जबकि ये जो सी है, ये सी किससे रिलेटेड है, सीओपीडी से रिलेटेड। और एग्जामिनर ऐसे ही अपने दिमाग के साथ खेलता है, वो ऊपर नाम देगा सीओपीडी, नीचे एक्शन किसकी पूछेगा, पॉलीसाइथेमिया की पूछेगा। चलिए डन, क्लियर बातें। आ जाओ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन, हाँ इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, और वो आपकी स्क्रीन पे, दिस इज रिलेटेड टू द नर्सिंग एक्शन, है ना। हाँ अपन ने एक नर्सिंग एक्शन छोड़ी है, दिस इज द डाइट, और ये डाइट से रिलेटेड है। एमसीक्यू आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सी ऐसी डाइट है जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सॉरी, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल की है ना, लो फैट दे दो, लो कोलेस्ट्रॉल दे दो, अच्छी बात है। हाँ इसके अलावा अपन कहते हैं पर्सन को क्या दे दो, ब्लेंड एंड सॉफ्ट डाइट दे दो। सॉफ्ट डाइट दोगे चबाने में दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया फायदे वाली काम है। लो सोडियम डाइट की सोडियम क्या दो, कम दो, सोडियम कम दोगे, हाँ तो वो भी अच्छी बात है। हाँ हाई कैलोरी हाई प्रोटीन, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। यस यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द डी, सीओपीडी या जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उन सब में हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। क्यों, हाँ क्योंकि पर्सन के अंदर क्या होती है बच्चे, एनर्जी ज्यादा यूज होती है ना, पर्सन के अंदर एनर्जी ज्यादा यूज होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ असेसरी मसल, बिकॉज ऑफ एसेसरी मसल। ये आदमी अपनी एसेसरी मसल क्या करता है, ज्यादा यूज करता है। ज्यादा यूज करता है तो इसे रिकवर होने के लिए क्या चाहिए अपने को, हाँ इसे रिकवर होने के लिए क्या चाहिए, कैलोरी ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो इस पर्सन को हमें कैलोरी डिमांड को पूरी करने के लिए कैलोरी ज्यादा और प्रोटीन क्या देते हैं, ज्यादा देते हैं। बाकी कुछ भी ज्यादा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ब्लेंड डाइट दे सकते हैं, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, लो सोडियम दे सकते हैं, लेकिन आपकी बेस्ट प्रायोरिटी हमें पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमेशा क्या होगा, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। साथ में अपन डाइट कैसी देते हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं। साथ में अपन डाइट कैसी देते हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट का मतलब है छोटी छोटी डाइट देनी है, थोड़ी थोड़ी डाइट देनी है, एक साथ ज्यादा खाना नहीं खिलाना है। अगर एक साथ आपने पेट भर के, हाँ मैं कहूं कि पूरे दिन में बोल दिया कि 2 बार ही तेरे को ठूस ठूस के खाना है, हाँ तो उस कंडीशन में ज्यादा खाना खाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो पर्सन के अंदर डिज्निया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो डिज्निया वाली कंडीशन डेवलप ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएंगे। दूसरा, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो नीचे की तरफ से आपका डायफ्राम क्या होगा, हाँ मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ये स्टोमक था, स्टोमक का प्रेशर पड़ा है तो डायफ्राम ज्यादा नीचे नहीं आ पाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा तो पर्सन डीप ब्रिथ नहीं कर पाएगा, डीप ब्रिथ नहीं करेगा तो दिक्कत ही दिक्कत। इसलिए अपने बढ़िया काम है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते रहो। चलो इसके अलावा अपन क्या देते हैं, हाँ इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इस पर्सन को पानी क्या देते हैं, ज्यादा देते हैं। और कितना देते हैं, 3 लीटर तक देते हैं। दिन में कम से कम 3 लीटर इसे पानी पिलाना है, और पानी पिलाने का पर्पज क्या है, थिन द सिक्रेशन, थिन द सिक्रेशन। जितना ज्यादा पानी पिलाओगे उतना ज्यादा सिक्रेशन क्या होंगे, थिन होंगे। क्योंकि जब जब एयरवे में स्पुटम होता है तो आपके एयरवे के अंदर क्या होता है बच्चे, हाँ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। उस स्पुटम को डाइल्यूट करके निकालने के लिए रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, और वो बढ़ाने के लिए अपने को क्या चाहिए, पानी। तो अपन कम से कम दिन में 3 लीटर पानी देंगे, है ना, ताकि फ्लूइड लॉस को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, ताकि फ्लूइड लॉस को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। पर्सन में जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उस फ्लूइड लॉस को रिप्लेस करने के लिए अपन ये काम करेंगे। चलो डन, हाँ आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी अबनॉर्मलिटी शुड बी नर्स एंटीसिपेट इन ए क्लाइंट विद एडवांस सीओपीडी। हाँ राइट आंसर बी हुआ या सी हुआ, पॉलीसाइथेमिया वाले में राइट आंसर बी हुआ अंजलि जी। क्यों, क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे हमारी मेन दिक्कत क्या है, थ्रोम्बोसिस है ना। डिज्निया सीओपीडी से रिलेटेड है, लेकिन हमें पूछा है पॉलीसाइथेमिया का, और पॉलीसाइथेमिया में मेन दिक्कत क्या है, थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस मेन दिक्कत है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके अंजलि,
चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी एबनॉर्मलिटी शुड द नर्स एंटीसिपेट इन ए क्लाइंट विद एडवांस सीओपीडी। अगर किसी पर्सन को सीओपीडी ज्यादा लेवल पे एडवांस हो गई है, सीवियर है, सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं, कई दिन हो गए सीओपीडी को चलते चलते, हाँ, तो ऐसी कंडीशन में उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो हम कहते हैं इंक्रीज पीएसीओ2, इंक्रीज पीएओ2, इंक्रीज पीएच, या इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन। और हमने कहा था कि सीओपीडी वाले का सेचुरेशन अपने को क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। चलो शाबाश। इसके अलावा पीएओ2 भी हमें क्या देखने को मिलती है? कम। तो दो चीजें तो अपने को सामने दिखाई दे रही है। तीसरी बात मैंने कही थी, आपका CO2 का क्या होता है? रिटेंशन होता है, और रिटेंशन होता है तो CO2 इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हम कहते हैं पीएच, तो जब जब CO2 बढ़ती है तो CO2 का नेचर होता है एसिडिक, और पर्सन में होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो पीएच अपनी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो जब किसी पर्सन को सीओपीडी होगा तो सीओपीडी के अंदर जो चीज अपने को देखने को मिलती है, दिस इज द इंक्रीज PaCO2। नॉर्मल PaCO2 कितनी होती है बच्चों? हाँ जी, चैट सेक्शन में बताओ नॉर्मल PaCO2 कितनी होती है? यस, हाँ अंजलि जी ऑप्शन, यस दीपाली है ना, पॉलीसाइथेमिया से रिलेटेड पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। शाबाश। हाँ, इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करोगे, है ना। हाँ, हेल्प करने से हमेशा खुद का ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप किसी चीज़ को सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर आप क्लास में अपने साथी को बैठ के कुछ चीज़ समझा रहे हो, हाँ, आपके क्लासमेट जो आपके साथ पढ़ते हैं, हाँ, आपका फ्रेंड जो आपके साथ है, रूम लेके स्टडी कर रहा है, कहीं तुम लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ रहे हो, और वो चीज़ें जब तुम अपने साथ वाले को एक्सप्लेन करते हो ना, तो उसे याद रहे ना रहे, तुम्हें वो चीज़ जिंदगी भर याद रहेगी, है ना। जब अपन किसी चीज़ को पढ़ाते हैं या अपन किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं, है ना। हाँ, उसका फायदा हो ना हो, अपना फायदा जरूर होता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके चीज़ों को दूसरों तक शेयर किया करो। जितना ज्यादा ज्ञान बांटोगे उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। शाबाश। आ जाओ, नॉर्मल PaCO2 कितना होता है? क्या सर 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। और जब किसी को COPD होती है तो COPD में अपन कहते हैं अपने को देखने को मिलता है मोर देन 60, है ना। हाँ, मोर देन 60 देखने को मिलता है। सीओपीडी वाले में एवरेज अपने को देखने को मिलता है 60 से ज्यादा, है ना। हाँ, एवरेज अपने को देखने को मिलता है 60 से ज्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन अपना कह रहा है, हाँ, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए मेल क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड विद ए एक्यूट एग्जाबरेशन ऑफ सीओपीडी। एक मेल आदमी है और उसे एक्यूट एग्जाबरेशन हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेल है फीमेल है उसको, बस हमें फर्क इतना पड़ता है कि उस बंदे को सीओपीडी है, और सीओपीडी का क्या हुआ है? एक्यूट एग्जाबरेशन हुआ है। एग्जाबरेशन का मतलब होता है कि सिम्टम जो है वो कहां जा रहे हैं? पीक पे जा रहे हैं। सिम्टम कहां जा रहे हैं? पीक पे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट ऑन द असेसमेंट ऑफ दिस क्लाइंट। इस पर्सन में नर्स जब असेसमेंट करेगी तो असेसमेंट में नर्स को क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैप्निया। साफ साफ झूठी बात है। हाँ, ये तो बिल्कुल ही गलत बात कर दी। हमने कहा था कि हमें देखने को मिलेगा हाइपरकैप्निया, तो ऐसे ऑप्शन को तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। इसकी तरफ तो वापस दोबारा झांकना ही नहीं है। चलो, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट नोटेड ऑन चेस्ट एक्सरे। हाँ, ये कह सकते हैं इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन विद एक्सरसाइज। ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत बात कह दी इसने, है ना। हाँ, इसने बिल्कुल गलत बात कह दी। एक्सरसाइज जब करेगा तो उसे डिज्निया होगा, न कि सेचुरेशन बढ़ेगा, है ना। एक्सरसाइज करने पे डिज्निया होगा, न कि सेचुरेशन बढ़ेगा। अब अपने सामने दो चीजें बच गई, एक हाइपर इन्फ्लेटेड और एक वाइडेंड डायफ्राम नोटेड ऑन द चेस्ट एक्सरे। दो फाइंडिंग बच गई, वो भी किसकी? चेस्ट एक्सरे की। बताइए इनमें से बढ़िया ऑप्शन क्या होगा? ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा बढ़िया है? हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा बढ़िया है? हाइपर इन्फ्लेटेड है या वाइडेंड है? क्या सर होता तो हाइपर इन्फ्लेटेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाइड भी देखने को मिलता है। आ जाओ, चेस्ट एक्सरे की बात करता हूं कि चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, है ना। हाँ, दो ऑप्शन मैंने क्लियरली एलिमिनेट कर दिए, ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। चलो आओ, चेस्ट एक्सरे देखो बच्चों, बताओ इस एक्सरे में आपको कौन सी डिजीज दिखाई दे रही है? हाँ, अंजलि डी, ओके, मुस्कान बी, सुदेश बी, कनिका बी। शाबाश बचे। हाँ, ये चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब आपका आंसर गलत होता है ना, हाँ, तो आप अपने आप मोटिवेट होते हो, आपको
ईगो हर्ट होता है। जब जब गलत आंसर जाता है ना, हाँ आपका होता है कि नहीं होता, मेरा जरूर होता है। जब मैं पढ़ता था तो मेरा ईगो जरूर हर्ट होता था कि मैं जब इतना पढ़ लिया मैंने, उसके बाद मेरा आंसर गलत क्यों हुआ। हाँ, तो अगर आपका आंसर गलत जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपना ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होता है तो अपन मोटिवेट होते हैं कि मुझे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, अभी तक मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब ज्यादा से ज्यादा किताबों के साथ सर मारोगे। हाँ चलो, एक्सरे आपके सामने है, बताइए इस एक्सरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये किसी डिजीज को इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, क्या ये नॉर्मल एक्सरे है या किसी डिजीज वाला एक्सरे है? क्या ये नॉर्मल एक्सरे है या किसी डिजीज वाला एक्सरे है? यहां पर लिखा हुआ है कि एक तो सर आपने लंग्स लिख रखा है, एक हार्ट लिख रखा है ना। हाँ, ये जो एरिया अपना है वो पूरा का पूरा किसका है? हार्ट वाला एरिया है। बढ़िया, अपना हार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और कई बार हार्ट की साइज बढ़ जाती है, जैसा कि रिसेंटली 2 नोट सेट में आपने देखा है, हार्ट की साइज बढ़ जाएगी तो इतना पूरा एरिया कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। इतना बड़ा व्हाइट एरिया दिखाई देता है तो फिर हम कह देते हैं कि क्या हो गई है? कार्डियोमिगेली हो गई है। हार्ट की साइज क्या हो गई है? बढ़ गई है। लेकिन यहाँ अपना हार्ट बढ़िया एकदम, है ना। हाँ, दिल एकदम अच्छा है। दिल अच्छा है तो हमने कहा दिस इज द नॉर्मल हार्ट, है ना। क्या सर, लग तो नॉर्मल रहा है। हाँ, लेकिन डिजीज पढ़ाते पढ़ाते नॉर्मल का क्या काम? हाँ, डिजीज पढ़ाते पढ़ाते सर नॉर्मल का क्या काम? हाँ, नॉर्मल का ये काम है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल लंग कैसा दिखता है, उसके बाद हम अब नॉर्मल को क्या करेंगे? हाँ, इवालुएट करेंगे। ये देखो बच्चों, ये क्या है? आपकी क्लेविकल है। यहाँ शायद आपको एक व्हाइट लाइनिंग दिखाई दे रही होगी। हाँ, जहां मैंने ग्रीन मार्क किया है, हाँ ये आपकी क्या है? क्लेविकल है। और ये लंग्स का अपेक्स है। और ये अपेक्स कहाँ पड़ा है? 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर पड़ा है। इस क्लेविकल से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर कौन है आपका? हाँ, दिस इज द सॉरी, दिस इज द कौन है आपका? अपेक्स ऑफ लंग। नेक्स्ट आ जाओ, डायफ्राम ज्यादा ऊपर लग रहा है सर। हाँ, बेरल चेस्ट लग रहा है ना। हाँ, ये कुछ नहीं है बच्चे, दिस इज द नॉर्मल लंग्स, है ना। हाँ, अगर नहीं पता चल रहा तो लिख देता हूं, दिस इज द नॉर्मल लंग, है ना। बेरल चेस्ट होता है ना। हाँ, डायफ्राम नीचे लगता तो कैसा दिखता वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। चलो, तो मैंने कहा ये नॉर्मल लंग है। हाँ, यहाँ क्लेविकल दिख रही है, अपेक्स दिख रहा है। इसके बाद आ जाओ, यहाँ हल्का हल्का ब्लैक कलर भी तुम्हें दिख रहा है। हल्का हल्का ब्लैक कलर भी दिख रहा है तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है? एयर है। ये ब्लैक कलर किसको शो कर रही है? एयर को शो कर रही है। ये बीच बीच में आपको व्हाइटिस व्हाइटिस कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपकी ब्रोंकियल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आपकी ब्रोंकियल स्ट्रक्चर। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है? ट्रेकिया दिखाई दे रही है। अगर आप इसको देखोगे, हाँ, तो ये बीच में आपको व्हाइटिस व्हाइटिस कलर की ट्रेकिया दिखाई दे रही है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है। इस एरिया में आपकी लार्ज ब्लड वेसल सारी की सारी प्रेजेंट होती है। हमें केवल कुछ नहीं देखना है, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर को देख के डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा ये जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर इंडिकेट करता है किसको? एयर को। और सीओपीडी वाली डिजीज में एयर क्या बढ़ जाती है? ज्यादा बढ़ जाती है। और ज्यादा बढ़ जाती है तो चेस्ट एक्सरे बिल्कुल काला दिखाई देगा। जब तक बिल्कुल काला दिखाई नहीं दे, इसका मतलब सीओपीडी तो नहीं है। आ जाओ आगे, सुनो, ये आपका कैसा लंग्स है? नॉर्मल लंग्स है। इसमें मैंने कुछ कुछ बातें बताई आपको कि ये आपकी रिब्स दिखाई दे रही होगी, क्लेविकल दिखाई दे रही होगी। हाँ, यहाँ हल्की हल्की व्हाइटिस लाइनें दिखाई दे रही है, दिस इज द ब्रोंकियल स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमने कहा यहाँ नीचे की तरफ इस तरह क्या होता है? डायफ्राम होता है। और डायफ्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायफ्राम आप कहोगे कि सर इधर वाला डायफ्राम तो यहां तक है, लेकिन इधर वाला डायफ्राम नीचे है। तो अपन कहते हैं कि राइट लंग्स किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है। राइट लंग्स की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ये बेचारा शॉर्ट होता है। और ये कैसा होता है? हाँ, लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा क्या होता है? लंबा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर अपना कौन प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है। हाँ, इस राइट लंग के नीचे डायफ्राम है और डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में कौन प्रेजेंट है? यहां पे मेरे लीवर प्रेजेंट है। तो लीवर के कारण राइट लंग थोड़ा ऊपर होता है और राइट वाली किडनी थोड़ी सी कहां होती है? नीचे होती है। तो लीवर के जस्ट ऊपर लंग्स है, जस्ट नीचे कौन है? आपकी किडनी है। आ जाओ आगे, सुनो अगला। ये भी सर सेम वैसा ही लग रहा है, ये भी सेम वैसा ही लग रहा है, ये भी नॉर्मल लंग्स है ना। हाँ, इसमें मैंने चीजें मेंशन की है, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें सारी मैंने मेंशन की है। ये आपकी क्लेविकल है, ये आपकी यहाँ पे हार्ट होता है, हार्ट के अलावा लार्ज ब्लड वेसल होती है
जितनी भी ब्लड वेसल है वो सारी की सारी ये बस मार के थोड़ा सा ऊपर की साइड किया हुआ है, हाँ, ताकि आपको स्ट्रक्चर दिख सके। एग्जैक्टली हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये आपकी क्लेविकल के जस्ट नीचे नीचे बाउंड्री है, और ये आपका मैंने कहा था डायफ्राम है। और आप देखोगे तो लेफ्ट वाला डायफ्राम आपको किधर दिखाई देगा, थोड़ा नीचे दिखाई देगा। तो ये है आपका कौन सा लंग्स है, दिस इज द नॉर्मल लंग्स। अब आओ सीओपीडी की तरफ, अब आओ सीओपीडी की तरफ। कलर बदला कि नहीं बदला, हाँ जी कलर है, बदला कि नहीं बदला। हाँ, इधर इन दोनों लंग्स में कलर देखो, इन दोनों लंग्स में कलर देखो, बिल्कुल हल्का ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर आते ही बात पूरी ही पलट गई, इधर आते ही बात पूरी पलट गई, कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया। कलर कैसा हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया, और बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। साथ में यहाँ पर आपको बीच बीच में व्हाइटिश लाइनिंग भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब व्हाइटिश लाइनिंग किसको कहा था मैंने, यस, ये व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। ये धब्बे किसके हैं, ब्रोंकियल स्ट्रक्चर के हैं। किसके हैं, ब्रोंकियल स्ट्रक्चर के हैं। तो यहाँ मुझे ब्रोंकियल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये ब्लैक कलर किसका है, एयर का है। साथ में डायफ्राम देखो बेचारा इतना नीचे आ गया है। हाँ, ये डायफ्राम पहले वाले एक्सरे में यहाँ था, ये जो ग्रीन बॉर्डर मैंने बना रखा है यहाँ पर आपका डायफ्राम था। लेकिन अब डायफ्राम कहाँ आ गया, थोड़ा नीचे आ गया। और जब डायफ्राम नीचे आता है, नॉर्मली अपन कहते हैं डायफ्राम डोम शेप का होता है। नॉर्मली किस शेप का होता है, डोम शेप का होता है, कुछ इस तरह से होता है। लेकिन जब सीओपीडी होती है तो ऊपर से प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगता है तो डायफ्राम थोड़ा ऐसे हो जाता है, और इसे अपन फ्लैट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, फ्लैट। कि आपका जो डायफ्राम है वो फ्लैटेंड हो जाता है। और हमें एक ऑप्शन मिला था क्या, वाइड, तो वाइड नहीं होगा, क्या होगा, फ्लैट होगा। ऊपर से प्रेशर लगेगा, ये ऐसे था, ऐसे की बजाय अब ऐसा हो जाएगा। तो हम कहते हैं हमें देखने को मिलता है फ्लैटेंड डायफ्राम। दूसरा, हवा ज्यादा भर गई, हवा ज्यादा भर गई तो ऐसे लंग्स को बोलते हैं, कैसा लंग्स है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। कैसे लंग्स बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स बोलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, हाँ, क्योंकि अंदर एम्फाइसीमा हुआ था। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि जब एम्फाइसीमा हुआ तो अंदर की तरफ एयर रिटेन रहने लग गई, अंदर की तरफ एयर भरी रहने लग गई। तो उसके कारण क्या हुआ, लंग्स की साइज बढ़ गई, और साइज जो बढ़ती है, हाँ, उसके कारण डायफ्राम नीचे चला गया। साइज बढ़ती है तो साइज केवल दो ही जगह बढ़ सकती है, एक तो नीचे, नीचे क्यों, क्योंकि डायफ्राम मूवमेंट कर रहा था, और दूसरा किधर, आगे, क्योंकि आगे की तरफ चेस्ट क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। जब अपन सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपनी चेस्ट वाल क्या करती है, आगे पीछे मूवमेंट, और आगे पीछे मूवमेंट करती है तो हम इस कंडीशन में आगे का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। धीरे धीरे चेस्ट आगे की तरफ आ जाती है ना। इससे पहले वाले एक्सरे में अगर आप रिब्स देखोगे तो रिब्स में भी आपको कर्व दिखाई दे रहा है, रिब्स में भी क्या दिखाई दे रहा है, कर्व दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन यहां पर रिब्स के अंदर आपको कोई खास कर्व दिखाई नहीं दे रहा। रिब्स बेचारी कैसी हो गई, फ्लैट हो गई। क्यों फ्लैट हो गई, क्योंकि रिब्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, इनको भी थोड़ा आगे जाना पड़ा, आगे जाना पड़ा, तो ये भी बेचारी कैसी हो गई है, फ्लैट हो गई। यस, एक तो ये देखो, हाँ, अगर इसमें देखोगे तो रिब्स आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही है ना। हाँ, और इससे जस्ट पहले वाले में देखोगे तो रिब्स के अंदर आपको अच्छा खासा कर्व दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ सीओपीडी में कैसी होगी, ऐसी। तो ये बैरल चेस्ट के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है बच्चे, हाँ, बैरल चेस्ट के कारण हुआ है। जस्ट 1 मिनट। तो ये एक्सरे किसका है, दिस इज द सीओपीडी, दिस इज द सीओपीडी। अरे बात समझ में आई कि सीओपीडी में एक्सरे फाइंडिंग क्या क्या होगी। हाँ, एक्सरे में देखने लायक चीजें होगी कि डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, हवा ज्यादा होगी तो हम कह देंगे वेरी गुड दीपाली, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग विद फ्लैटेंड डायफ्राम, विद फ्लैटेंड डायाफ्राम। तो यहाँ पे अपना जो, हाँ, क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन सूटेबल बैठता है, दिस इज द हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट। हाँ, नोटेड ऑन ए चेस्ट एक्सरे। और हाइपर इन्फ्लेटेड के साथ साथ मैंने कह दिया क्या, फ्लैटेंड डायाफ्राम, फ्लैटेंड डायाफ्राम। इसी के साथ मुझे एक चीज और देखने को मिलती है, दिस इज द बैरल चेस्ट, है ना। हाँ, दिस इज द बैरल चेस्ट। और मैंने कहा कि अपनी जो लंग्स है वो लंग्स आगे की तरफ जाएगा, अपनी जो थोरेसिक कैविटी है वो आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। तो मेरा जो ये डायमीटर है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ये आगे से पीछे का डायमीटर, ये डायमीटर बढ़ जाएगा। तो मैं कहता हूं बैरल चेस्ट कब होती है, जब एपी डायमीटर क्या हो जाता है,
इंक्रीज हो जाता है, एपी डायमीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज। और बैरल चेस्ट के अंदर जो एपी यानी एंटीरियो पोस्टीरियर का जो रेशियो देखते हैं ट्रांसवर्स के साथ, वो रेशियो हो जाता है 1:1। कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, नॉर्मल पर्सन की अगर बात करूं, हाँ जैसे आप नॉर्मल हो, आपका ये वाला स्पेस क्या है, कम है, हाँ ये वाला स्पेस कम है, और ये ट्रांसवर्स है, ये ज्यादा है, तो ट्रांसवर्स लगभग डबल होता है, एपी कम होता है। तो मैं कहता हूं नॉर्मल पर्सन में A1:2 रहता है, एपी आधा होता है, ट्रांसवर्स उसका डबल होता है। लेकिन जब बैरल चेस्ट होता है तो एपी भी इतना आ जाता है, हाँ चेस्ट यहां तक आ जाती है, और ये भी इतना, तो दोनों बराबर हो गए। हाँ चारों तरफ से किधर से भी मेजर कर लो, आपको दिखाई देगी क्या, गोल मटोल चेस्ट, और उसे कह देंगे बैरल चेस्ट। क्या कह देंगे, बैरल चेस्ट का नाम दे देंगे, है ना। हाँ ये था आपके सीओपीडी का चेस्ट एक्सरे। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात अपन ने की, है ना। हाँ नर्सिंग मैनेजमेंट की बात अपन ने की। नर्सिंग मैनेजमेंट के साथ साथ अपन ने बातें लास्ट क्लास में कॉम्प्लिकेशन की कर ली थी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने बात की है एक्सरे फाइंडिंग क्या होगी। एक पॉइंट बचता है, दिस द मेडिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट जल्दी अपन एक क्लास लेंगे अस्थमा की, और अस्थमा के साथ अपन मेडिकल मैनेजमेंट को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। दोनों का मेडिकल मैनेजमेंट सेम होता है, हाँ तो मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लीटली अपन डिस्कस करेंगे किसके अंदर है, अस्थमा के अंदर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। इसी तरह अपन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू क्लासेस आपकी जीएमसीएच और केजीएमयू तक चलेगी। हाँ और हमारा एक ही टारगेट कि हाँ सबका सिलेक्शन हो। यस जितने एफर्ट हम हमारी तरफ से डाल रहे हैं, उतने एफर्ट आपकी तरफ से भी आने चाहिए। क्लास को हाँ मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर किया करो। यस आवाज आ रही है, यस एक्यूट अस्थमा, दिस इज द साबा, दिस इज द साबा। आवाज आ रही है बच्चे, हाँ असुरबा, असुरबा आवाज आ रही है। चलिए ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई एनर्जी के साथ। ओके तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। और क्लास अगर अच्छी लगे हाँ तो क्लास को लाइक किया करो, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दिया करो। चलिए ओके।